Hello students, today we are going to start next lecture of class 10th chemistry। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों वो होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे पहले आप स्टडी कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और आप सब बच्चों को वो चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है, मॉड्यूल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने, कलर्ड कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन के टाइप, कई सारी केमिकल इक्वेशन जो आपने पढ़ी हुई है। ऐसा नहीं कि आपका जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो आप उन्हें छोड़ दें, आप कंटिन्यूसली उस पार्ट को रिवाइज करते रहें, क्योंकि वो पार्ट तभी आपको अच्छे से मेमोराइज होगा जब आप उसे कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ये चैप्टर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है थ्योरेटिकल और दूसरा पार्ट है कॉन्सेप्चुअल। सेकेंड पार्ट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और आप हायर क्लासेस के साथ भी डायरेक्टली इस चैप्टर को रिलेट कर सकते हैं। आप क्लास 11th में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सेम कंटेंट क्लास 11th में भी रिवाइज होगा और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आप वहाँ पर स्टडी करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट क्लास 10th में कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सजेशन है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करें ताकि बाद में भी आप इस चैप्टर का बेनिफिट उठा सकें। चलिए, तो बच्चों आज हमारा जो चैप्टर है जिसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। क्लास 10th पर होने वाले पेपर, आपके बोर्ड एग्जाम या आपके एनटीएससी एग्जाम में इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है और इस चैप्टर में हम कौन कौन से सब टॉपिक को कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में पहले मैं टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक पॉइंट्स स्टडी किए जाएंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है और इस क्लासिफिकेशन की नीड क्या थी। सेकंड, फिर हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन के बाद जो क्लासिफिकेशन के अलग अलग स्टेप्स थे, मींस हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आप स्टडी करेंगे लेवोइजियर क्लासिफिकेशन। फिर आप स्टडी करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। Then after we will study Mendeleev classification, या बोल सकते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और लॉथरमेयर कर्व भी बच्चों आपको मैं बताऊंगा जिसके अंदर भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है। बट इसके बाद जो आपका मेन टॉपिक होगा, जो मेजर टॉपिक होगा, वो होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन को आप स्टडी करेंगे और इसी के बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम रिलेट करेंगे कई सारी प्रॉपर्टीज को, एलिमेंट के जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी करती है, एटॉमिक साइज किस तरह से वेरी करता है पीरियोडिक टेबल में, और भी कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज का हम डिस्कशन करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इन सारे टॉपिक्स की। सबसे पहले, और स्टार्टिंग का पार्ट बच्चों बड़े ध्यान से समझना, अगर आपको इनके बारे में अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगी तो आगे इस चैप्टर में और भी अच्छा इंटरेस्ट जनरेट होगा। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में स्टडी करेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है, एलिमेंट क्या है और उस क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, हमने क्लासिफिकेशन क्यों किया, इतने सारे साइंटिस्ट ने मेहनत क्यों की, ठीक है, वो सारा कंटेंट स्टडी करेंगे। देन आफ्टर वी विल स्टडी लेवोइजियर क्लासिफिकेशन। और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने अप्रोच किया, बट एक क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे साइंटिस्ट लेवोइजियर का कि इन्होंने एलिमेंट को किस तरह से क्लासिफाई किया। फिर बात करेंगे न्यूलैंड्स की, न्यूलैंड ने क्या डिफरेंस रखा लेवोइजियर क्लासिफिकेशन से, क्या न्यूलैंड क्लासिफिकेशन लेवोइजियर क्लासिफिकेशन से अच्छा था। उसके बाद बच्चों हम स्टडी करेंगे मेंडलीव क्लासिफिकेशन। बच्चों, आपको स्टार्टिंग में ही मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि मेंडलीव क्लासिफिकेशन अब तक के क्लासिफिकेशन में काफ़ी बेटर था। मतलब इन सारे क्लासिफिकेशन में बात करें तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन बेस्ट था। मेंडलीव ने बहुत सारे एलिमेंट को क्लासिफाई किया और हमारी जो प्रॉब्लम थी उसे काफ़ी आसान कर दिया था। इसके बाद बच्चों बात करें मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, तो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो आप स्टडी कर ही रहे हैं, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या हमने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जिससे हमने मेंडलीव क्लासिफिकेशन को छोड़कर मॉडर्न क्लासिफिकेशन को स्टडी करना स्टार्ट किया। और बच्चों उसके बाद आप स्टडी करोगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मीन्स जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग देखते हैं,
याद कीजिए बच्चों, आप कई जगह पर एलिमेंट्स की टेबल देखते हैं, इस फॉर्मेट की टेबल आपको नजर आती है। इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, ये टेबुलर अरेंजमेंट बच्चों आपको नजर आता है, और ये टेबुलर अरेंजमेंट ही है मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब आपने तो हमेशा इस अरेंजमेंट को देखा है, बट अब आपको जानने को मिलेगा कि ये जो टेबुलर अरेंजमेंट है ये हमेशा इसी फॉर्मेट में होता है, और ये हमारे साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर करता है एलिमेंट की। ये जो सीक्वेंस है बच्चों, जैसे कि हाइड्रोजन के नीचे आपने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस सीक्वेंस की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है बच्चों। इस सीक्वेंस की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। आपको समझने को मिलेगा कि हमने इन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में लिख दिया, एक कॉलम में लिख दिया, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है, इस ऑर्डर का आप किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से एलिमेंट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये था बच्चों इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर में आप क्या क्या स्टडी करेंगे, और इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे मेंडलीव क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को किस तरह से रिलेट करना है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्स की। बोर्ड एग्जाम की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो इन एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से पूछे जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की। तो बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे न्यूलैंड क्लासिफिकेशन का लॉ पूछ लिया जाएगा, या न्यूलैंड क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस पूछ ली जाएंगी, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है मेंडलीव क्लासिफिकेशन से, क्योंकि मेंडलीव क्लासिफिकेशन में जैसा कि मैंने बोला ये अच्छा क्लासिफिकेशन था, तो इसके पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं, इसका कंटेंट भी ज़्यादा है। तो जब मेंडलीव क्लासिफिकेशन हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पर मेंडलीव क्लासिफिकेशन की मेरिट्स भी डिस्कस करेंगे कि अच्छे पॉइंट्स क्या थे, और इसकी डिमेरिट्स भी डिस्कस करेंगे। इसलिए मेंडलीव क्लासिफिकेशन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अब तक पूछे भी गए हैं। इसके बाद बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। आपसे इन क्लासिफिकेशन का लॉ पूछ लिया जा सकता है, या मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम बात करें एनटीएससी में किससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एनटीएससी में बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनटीएससी स्टेज 2 में आप देखो, स्टेज 1 में आप देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइज पर, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पर, उनके कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जिनके आंसर आप दे सकते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद में। तो बच्चों ये था हमारा इस चैप्टर में जो कंटेंट है, और बच्चों बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के साथ में, कि किस तरह से हमने टेबुलर फॉर्म को अरेंज किया, और ये अरेंजमेंट क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। आपको अगर मैं कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता दूं, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता दूं, तो आप किस तरह से पता लगाएंगे कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के कौन से कॉलम में रखा हुआ है और कौन सी हॉरिजॉन्टल रो में लिखा हुआ है। मीन्स हम एलिमेंट की पोजीशन पता करना भी सीखेंगे। तो इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद आपको ये जो पीरियोडिक टेबल है इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी, और आपके लिए पीरियोडिक टेबल अब काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के एग्ज़ाम्स के लिए, या बात की जाए आईआईटी एग्ज़ाम की, या बात की जाए आपके 11th कंटेंट की। सेम कंटेंट आपका फिर से रिपीट होगा, तो बेटर है आप इसको अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि बोला जाए तो ये केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर होगा। चलिए बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। सबसे पहले जैसे कि इंट्रोडक्शन की, तो जो चैप्टर है इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो ये देख लें। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, एलिमेंट्स के बारे में। कई सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 10th में आने के बाद भी, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने के बाद भी एलिमेंट को डिफाइन नहीं कर पाते, फिर भी एलिमेंट को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों पहला हमारा कॉन्सेप्ट, पहला हमारा मोटो ये है कि हम समझे कि एलिमेंट क्या होता है। तो बच्चों एलिमेंट क्या होता है, किसी भी मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसी फॉर्म होगी, प्योरेस्ट होगी। तो प्योरेस्ट फॉर्म और जो कि सिंपलेस्ट हो उसे ही क्या बोला जाएगा, एलिमेंट बोला जाएगा। जैसे कि मैंने एक मैटर सेलेक्ट किया वाटर, मैंने एक एग्जाम्पल लिया वाटर का, और वाटर के कॉम्पोजिशन को स्टडी किया तो इसका कॉम्पोजिशन मिला मुझे H2O।
वाटर कैसा सब्सटेंस होता है? प्योर होता है। वाटर कैसा सब्सटेंस है? प्योर तो है, बट क्या वाटर सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की? क्या वाटर मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, वाटर जो है वो मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। वाटर का कॉम्पोजिशन क्या है? H2O। और इससे अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको दो एलिमेंट की प्रेजेंस ऑब्जर्व होगी, एक होगा हाइड्रोजन और एक होगा ऑक्सीजन। तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म को बच्चों में क्या बोलूँगा? एलिमेंट बोलूँगा। अब आपको एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आपके माइंड में कई सारे एलिमेंट्स के सिंबल भी आ गए होंगे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, बहुत सारे सिंबल मैं बनाता हूँ। लिथियम है, सोडियम एलिमेंट का सिंबल है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है जो आप अपने आसपास कई जगह पर देखते हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें क्या होंगी? एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया होगा तो फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही होंगी। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में सर ने आपको बताया होगा कि AgCl का कलर कैसा होता है बच्चों? वाइट होता है। AgCl का कलर वाइट होता है। आपको बताया गया होगा कि सोडियम जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। आपको ये पढ़ाया गया होगा कि HCl के साथ अगर आप कॉपर लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है। तो ऐसे कई सारे केसेस आप स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ये सारे केसेस आप स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। अब आपके साथ में कंफ्यूजन था, आपने हमेशा हमसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन किसे डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा कंपाउंड सॉल्यूबल होगा और कौन सा इनसॉल्यूबल होगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि किस कंपाउंड का कलर कैसा होगा? तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री में हमेशा परेशान करते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो बच्चों इसीलिए, और यही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम हमें कब थी? जब हमने एलिमेंट को स्टडी करना स्टार्ट किया। हमें हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, नाइट्रोजन मिला, एल्यूमिनियम मिला, आयरन मिला। और जब हाइड्रोजन मिला तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ रही होंगी, ऑक्सीजन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ रही होंगी, नाइट्रोजन की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, एल्यूमिनियम की होती है, आयरन की होती है। जैसे कि एल्यूमिनियम के बारे में आप जानते हो ये मेलिएबल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल है। नाइट्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है। ऑक्सीजन जो है ये कंबशन को सपोर्ट करती है और हाइड्रोजन खुद एक कंबस्टिबल गैस है, एक फ्यूल का काम करती है। आयरन के बारे में आप जानते हो कि आयरन पर आपने स्टडी किया होगा, कोरोजन होता है, रस्टिंग होती है और आयरन टूट टूट कर खराब हो जाता है। जबकि एल्यूमिनियम पर जो कोरोजन होता है वो एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है। एल्यूमिनियम पर जो कोरोजन होता है वो एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चों ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन जो एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती है, या कई सारी ऐसी सूचनाएं हैं, कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन से जो कई सारे एलिमेंट्स में सिमिलर होती है। मतलब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आई होप वो आप लोगों को पता लग गई होगी कि सर बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअल स्टडी किया जाए तो इस तरह से तो हमारा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, बहुत ही सारा कंटेंट हो जाएगा स्टडी करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए। तो अब बच्चों यही प्रॉब्लम है कि इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। तो अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि इन एलिमेंट्स को, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किया जाए। इन एलिमेंट्स का क्या किया जाए बच्चों? क्लासिफिकेशन किया जाए। क्लासिफिकेशन का मोटिव क्या होता है ऐसा आप समझें। इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आप जब छोटी क्लासेस में थे तो आप जनरल साइंस स्टडी करते थे, जिसमें आपके साथ फिजिक्स का कंटेंट भी होता था, केमिस्ट्री का भी होता था, बायो भी होता था, सब कुछ मिक्स्ड होता था, ठीक है। लेकिन 9th 10th में आते आते आपको बहुत अच्छे से कंटेंट डिलीवर करने के लिए हम लोग आपकी साइंस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फिजिक्स के लिए अलग टीचर होते हैं, केमिस्ट्री के लिए अलग होते हैं और बायो के लिए अलग होते हैं, ताकि आप उस चैप्टर की, उस कंटेंट की, उस पार्ट की डेप्थ को अच्छे से स्टडी कर पाओ। तो यहाँ पर भी हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि हम एलिमेंट को क्लासीफाई करें जिससे उनकी स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए। जैसा आपने अपनी साइंस स्टडी को 3 पार्ट में डिवाइड करके इजी बनाया, ताकि केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वो अलग स्टडी हो जाएगी जहाँ पर आप कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हो। बायोलॉजी जहाँ पर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हो तो वो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। फिजिक्स जहाँ पर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हो तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा।
चलिए अब क्लासिफिकेशन तो करते हैं। क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि एलिमेंट की स्टडी जो हो, एलिमेंट की स्टडी कैसी हो जाए, इजी हो जाए। ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट की स्टडी को हमने इजी बनाने के लिए एलिमेंट का क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। अब बच्चों एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्लासिफिकेशन बोलना आसान है, बट क्लासिफिकेशन के लिए हमेशा एक बेसिस सेलेक्ट करना होता है कि किस बेसिस पर आप एलिमेंट को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर रहे हो। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, आपने साइंस को डिवाइड किया तो आपने किस बेसिस पर डिवाइड किया है कि जहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए आपने अलग साइंस बना दी, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए आपने अलग साइंस बना दी। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट है। आप कभी भी क्लासिफिकेशन करें, क्लास में स्टूडेंट्स को अगर क्लासिफाई किया जाता है तो या तो उनकी रैंक के बेसिस पर, उनके रिजल्ट के बेसिस पर, या जेंडर के बेसिस पर हम क्लास में प्रेजेंट स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो उसी तरह से एलिमेंट का भी जब क्लासिफिकेशन किया गया होगा तो ये किसी न किसी बेसिस पर किया गया होगा। हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की होगी जिससे हमें पता चल सके कि 50 एलिमेंट में से 10 एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं और बाकी के 40 एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस तरह से आपको इंडिविजुअल 50 को स्टडी करने के बजाय आपने केवल 2 केस स्टडी किए और दोनों केसेस में आपने 50 केसेस को स्टडी कर लिया। या तो मैं सारे 50 केसेस इंडिविजुअल स्टडी करूं, या मैं केवल 2 केस स्टडी करूं। एक केस 10 एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल होगा और दूसरा केस 40 एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल होगा। तो कौन सा केस आसान होगा बच्चों? सेकंड वाला, जिसमें हमने एलिमेंट को क्लासीफाई करके स्टडी किया, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उन्हें स्टडी करना आसान हो गया। बट क्लासिफिकेशन में आपने ये ध्यान रखा, आपने इस चीज़ का ध्यान रखा कि सेम क्वालिटी, सेम प्रॉपर्टी वाला ग्रुप एक बन जाए और दूसरा ग्रुप जिसके अंदर जितने एलिमेंट आप रखें उनकी प्रॉपर्टीज कैसी रहें, सेम रहें। अब एक ही समस्या बच्चों आपके साथ रहेगी कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ग्रुप नंबर ए में कौन कौन से एलिमेंट है और ग्रुप नंबर बी में कौन कौन से एलिमेंट है। अब बी के अंदर अगर 10 तरह की प्रॉपर्टी होगी और वो प्रॉपर्टीज आपने याद कर ली तो वो आप 40 के 40 एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली एक ही प्रॉपर्टीज आपने लर्न कर ली तो वो आप सारे 10 एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था बच्चों क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन की नीड। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कि पीरियोडिक का मीनिंग क्या होता है। पीरियोडिक का मीनिंग होता है बच्चों, जैसे कि आप मैथ्स में स्टडी करते हैं पीरियोडिक फंक्शन, जैसे कि y एक पीरियोडिक फंक्शन है तो y की वैल्यू एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करेगी। तो उसी तरह से बच्चों ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी कैसा रहेगा, पीरियोडिक रहेगा, कि आप एक रेगुलर इंटरवल के बाद देखेंगे तो आपको सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझिएगा, बहुत अच्छे से तब समझ में आएगा जब एक्चुअल में हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। तो अभी आप केवल इतना समझें कि एक एलिमेंट से आप रेगुलर इंटरवल के बाद आपको जो एलिमेंट मिलते जाएंगे, रेगुलर इंटरवल का मतलब एक रेगुलर पीरियड, एक रेगुलर गैप। जैसे कि आप देखते हैं कि आपका ब्रेक टाइम रिपीट होता है, आपकी 40 मिनट का अगर आपका लेक्चर है तो 40 मिनट का लेक्चर आपका कंप्लीट होगा, फिर आपका 10 मिनट्स का ब्रेक रिपीट होगा, फिर उसी तरह से आपका 40 मिनट लेक्चर कंप्लीट होगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक आएगा। तो उसी तरह से एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको वही प्रॉपर्टी मिलेगी, एलिमेंट दूसरा मिलेगा, फिर रेगुलर इंटरवल के बाद आपको वही प्रॉपर्टीज मिलेगी और एलिमेंट दूसरा मिलेगा। तो ये था बच्चों पीरियोडिक का मीनिंग, और हम इसी तरह का पीरियोडिक अरेंजमेंट किस में सेट करना चाहते हैं, एलिमेंट में। और जब हम ये सेट कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो अगर आप अपडेटेड कंटेंट में देखें, तो टोटल 118 एलिमेंट आपको टेबल में मिल जाएंगे। और अगर आप प्रीवियस कंटेंट में देखेंगे तो हो सकता है कि सारे कंटेंट वहां पर अपडेटेड ना हो। क्लियर? तो अब आप लोगों के लिए एक ही टास्क रहेगा बच्चों, आज ही से आप स्टार्ट कर दें। आप एलिमेंट की पोजीशन को याद करना स्टार्ट कर दें, एलिमेंट्स के नाम को याद करना स्टार्ट कर दें, टेबल को लर्न करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब बाद में लास्ट में जब आप आगे के टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर वहां पर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं तो उस टाइम पर आपको सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें याद करने वाली हों वो ऑलरेडी याद हों, ताकि कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ सकें।
चलिए अब बात करते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन स्टडी करने के बाद कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। तो पहले जो साइंटिस्ट जिनकी हम बात करें वो थे लेवोइजियर। साइंटिस्ट थे लेवोइजियर, इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी क्लासिफिकेशन का कुछ ना कुछ बेसिस होगा, तो इन्होंने लेवोइजियर ने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को, उनके अकरेंस को एलिमेंट का बेसिस बनाया, क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया। तो इन्होंने अकरेंस के बेसिस पर एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया प्यारे बच्चों। एक था मेटल और दूसरा था नॉन मेटल। क्लियर, दो कैटेगरी जिसके बारे में आपको पता है, क्लास 8th में भी आप स्टडी कर चुके हो एक चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो लेवोइजियर के अलावा और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश की, बट हम लेवोइजियर को स्टडी करते हैं क्योंकि लेवोइजियर ने एक ऐसा क्लासिफिकेशन दिया जो कि काफ़ी सही क्लासिफिकेशन था। ठीक है, लेवोइजियर ने एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक था मेटल और दूसरा नॉन मेटल। मेटेलिक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ लगभग सिमिलर होती हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं, मेटल्स सारी की सारी कैसी होती है, मोस्ट ऑफ द मेटल मेलिएबल होती है, डक्टाइल होती हैं, सोनोरस होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होती है, डक्टाइल नहीं होती है, सोनोरस नहीं होती है। मेटल्स की बात की जाए तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है काफ़ी अच्छे से, और नॉन मेटल्स जो हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखती हैं। तो बच्चों ये तो आपको क्लियर है कि इनकी कई सारी प्रॉपर्टीज सेम है और इनकी भी कई सारी प्रॉपर्टीज सेम है। देखो हर एक प्रॉपर्टी सेम हो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, बट जनरली मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज मेटल की सेम रहेगी और नॉन मेटल की सेम रहेगी। तो ये क्लासिफिकेशन जो कि किसने किया था, लेवोइजियर ने। बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन के अच्छे पॉइंट तो आपने डिस्कस कर लिए कि क्लासिफिकेशन अच्छा था, दो पार्ट हमें मिल गए, दो कैटेगरी मिल गई, एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। अब बच्चों मैं बात करता हूँ इस क्लासिफिकेशन में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इस क्लासिफिकेशन में और इम्प्रूवमेंट ये हो सकता है कि अगर मैं अपने 118 एलिमेंट की बात करूँ तो 90 से ज़्यादा एलिमेंट मेरे पास कौन से हैं, मेटेलिक है। मतलब मैंने क्लासिफिकेशन तो किया बट अभी भी एक बड़ा ग्रुप एक ही ग्रुप में आ चुका है, एक बड़ा नंबर एलिमेंट्स का एक ही ग्रुप में आ चुका है, और अगर इनको और अच्छे से स्टडी करना हो तो इनका भी मुझे फर्दर क्लासिफिकेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप इन्हें और अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं पूरे मेटेलिक ग्रुप को, तो आपको इस ग्रुप को भी फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा। सिमिलरली नॉन मेटल्स के अंदर भी काफ़ी सारी नॉन मेटल्स हैं जिनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, तो अगर और अच्छे से स्टडी करना हो तो इसे भी हमें फर्दर क्लासीफाई करना पड़ेगा। मींस जो लेवोइजियर क्लासिफिकेशन था इसे और अच्छा क्लासिफिकेशन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और बच्चों कुछ टाइम बाद हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों जैसी होती है, जो कि मेटल जैसी प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं और नॉन मेटल के जैसी प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है मेटेलॉइड। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है बच्चों, मेटेलॉइड्स बोला जाता है। और जब मेटेलॉइड्स की प्रेजेंस का पता चला तो फिर अब डाउट क्रिएट होता है कि इन्हें आप मेटल के साथ प्लेस करेंगे या नॉन मेटल्स के साथ प्लेस करेंगे, बट क्लासिफिकेशन सही था। तो आगे बात की जाए, मेटलॉइड जिस तरह से डिस्कवर हुआ, फर्दर क्लासिफिकेशन हमें करना था, जितना हम सोच रहे थे उसी टाइम पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। पब्लिश्ड टेबल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए जब हम लेवोइजियर क्लासिफिकेशन को और इम्प्रूव करना चाहते थे, लेवोइजियर क्लासिफिकेशन के बाद हम चाहते थे कि और इसे फर्दर क्लासिफाई किया जाए, तो उसी टाइम पर एक साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन। इन्होंने एक टेबल पब्लिश की और वो टेबल थी एटॉमिक मास की, ठीक है। सारे साइंटिस्ट इस पर ध्यान लगाए हुए हैं और एक साइंटिस्ट ने पब्लिश की एटॉमिक मास की टेबल, तो सबने अपना ध्यान कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किया, एटॉमिक मास पर। और सबने सोचना स्टार्ट किया कि अगर हम एटॉमिक मास को बेसिस बना लें, एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट को डिवाइड करें, तो हो सकता है कि ये क्लासिफिकेशन और बेटर हो जाए और इम्प्रूव हो जाए।
तो बच्चों लेवोइज़ियर क्लासिफिकेशन का कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं था। एटॉमिक मास पर क्लासिफाई करने के लिए, एटॉमिक मास के बेसिस पर क्लासिफाई करने के लिए हमने फर्दर क्लासिफिकेशन को ऑप्ट किया और सेकंड क्लासिफिकेशन था डॉब्रेनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। डॉब्रेनर्स लॉ ऑफ ट्रायड, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉब्रेनर, और उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। किस तरह से क्लासिफाई किया? ट्रायड्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको क्लियर कर दूं कि ट्रायड का मीनिंग क्या होगा। ट्रायड का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो डॉब्रेनर ने क्या किया? 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाया, जैसे कि मैं 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लूं, ए, बी और सी, मैंने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप लिया। तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में किसको रेफरेंस लिया था? एटॉमिक मास को। और एटॉमिक मास के बेसिस पर ही इन्होंने अपना अगला पॉइंट दिया कि मैं उन 3 एलिमेंट का ट्रायड बनाने जा रहा हूं। इन्होंने बताया कि मैं उन 3 एलिमेंट का ट्रायड बना रहा हूं जिनके अंदर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट एलिमेंट, ये लास्ट एलिमेंट 3 का ग्रुप है, इसमें ये फर्स्ट है, लास्ट है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ atomic mass of first and last element is approximately equal to atomic mass of middle element। तो बच्चों इस स्टेटमेंट को एक बार आप रीड करें और समझने की कोशिश करें कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा। स्टेटमेंट आपको बोलता है कि एवरेज अर्थमेटिक मीन जो होता है, एवरेज अर्थमेटिक मीन कौन कौन से एलिमेंट का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो एवरेज अर्थमेटिक मीन है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। वी ऑलरेडी नो दैट लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7 और पोटेशियम का कितना होता है? 39। लिथियम का कितना होता है? 7 और पोटेशियम का कितना होता है? 39। और सोडियम का भी हमें पता है कितना होता है? 23। बट सपोज कीजिए आपको सोडियम का एटॉमिक मास अभी नहीं पता, आप इस कॉन्सेप्ट से मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालें। हमें एवरेज अर्थमेटिक मीन निकालना है फर्स्ट और लास्ट का। तो फर्स्ट और लास्ट का एटॉमिक मास है 39 + 7। एवरेज अर्थमेटिक मीन आप कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो बच्चों आपको मिलेगा 46/2, देन यू विल गेट 23। और आप देख सकते हैं कि ये 23 किसका मास है? मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर है। मीन्स आपको यहाँ पर जो ये 23 मिला है ये एटॉमिक मास होगा मिडिल एलिमेंट का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसा कि डॉब्रेनर लॉ का स्टेटमेंट था कि ट्रायड वो हैं जिनके अंदर फर्स्ट और लास्ट का एवरेज अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होगा? मिडिल के इक्वल होगा। तो आपको इस एग्जाम्पल को याद रखना है, इससे आपको ये स्टेटमेंट आपके माइंड में रहेगा। इससे ये स्टेटमेंट आप कभी भी बना सकते हैं, इससे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और कौन कौन से एलिमेंट्स थे जिनके डॉब्रेनर ने ट्रायड बनाए थे। तो और कौन कौन से ऐसे ट्रायड पॉसिबल हैं उनकी हम बात करें तो बच्चों ये तो है फर्स्ट एग्जाम्पल। और भी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, जैसे कि सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है थर्ड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और नेक्स्ट हो सकता है बच्चों कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। आप इनमें भी एटॉमिक मासेस देखेंगे तो जैसे कि क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127।
सल्फर का होता है 32, इसका होता है 79 और ये होता है 128। बेरियम का आपको पता है 137 होता है, कैल्शियम का हम जानते हैं 40 और स्ट्रोंशियम का कितना होता है 88। बट सारे एटॉमिक मासेस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर केवल ट्राइड भी याद रख लेते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब बात करते हैं कि डॉबरिनर ट्राइड पर क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो डॉबरिनर लॉ ऑफ ट्राइड पर या तो आपसे कोई ट्राइड पूछ लिया, ABCD चारों में ट्राइड लिखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा डॉबरिनर ट्राइड पॉसिबल है। तो जहां पर एटॉमिक मास के एवरेज का कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाएगा, हम उसे क्या बोल सकते हैं, डॉबरिनर ट्राइड बोल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? क्वेश्चन कैसा आएगा, चार ऑप्शन में से आपको ट्राइड को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन कैसा हो सकता है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन हो सकता है आपको एक ट्राइड दिया जाएगा और उस ट्राइड में आपको दो एलिमेंट का एटॉमिक मास देकर एक का एटॉमिक मास पूछ लिया जाएगा, दो का एटॉमिक मास दे दिया जाएगा और एक का पूछ लिया जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला को वहां पर लगाएं और फॉर्मूला को लगाकर आप इस अननोन वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये दो तरह के क्वेश्चन जो कि इस लॉ पर बेस्ड रहेंगे, इसके अलावा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, आपसे इस लॉ का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है या इसके लिमिटेशंस पूछे जा सकते हैं। चलिए, डॉबरिनर क्लासिफिकेशन अच्छा था। अब हमें बात करनी है कि डॉबरिनर क्लासिफिकेशन को क्या हमने कंटिन्यू किया या फिर हमने इसे डिस्कार्ड कर दिया। क्या हमने डॉबरिनर क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू किया या इस क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कार्ड कर दिया? तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, दिस क्लासिफिकेशन वॉज डिस्कार्डेड। इसको डिस्कार्ड कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इस क्लासिफिकेशन की कई सारे लिमिटेशंस थी, इस क्लासिफिकेशन की कई सारी लिमिटेशंस थी और इन लिमिटेशंस की वजह से हमने इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो चलिए, आज हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो यही होगा कि इस क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन क्या रहेंगी, कि डॉबरिनर क्लासिफिकेशन को हमने क्यों डिस्कार्ड किया। पहला पॉइंट, एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स in some triads were almost same। कुछ ऐसे ट्रायड थे बच्चों जिनमें तीन एलिमेंट के एटॉमिक मासेस ऑलमोस्ट सेम थे। जैसे कि मैं बात करूं आयरन की, कोबाल्ट की और निकल की। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जैसा कि आपको पता है आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 56, कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.9 और ये होता है 58.7। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल के एटॉमिक मासेस ऑलमोस्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल के एटॉमिक मासेस ऑलमोस्ट सेम है। जैसा कि मैं 3 नंबर बच्चों ऐसे ले लूं, इस लिमिटेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने 3 एलिमेंट ले लिए जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, 3 नंबर ऐसे ले लिए जो कि एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, जो कि ऑलमोस्ट सेम थे। अब अगर मैं इसमें फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मिडिल के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या था, मिडिल के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आए। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इक्वल आए, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो आएगा। अगर आप 3 नंबर ऐसे ले रहे हैं जिनके अंदर उनके नंबर ही ऑलमोस्ट सेम है तो एवरेज तो फिर इन्हीं के इक्वल आएगा। ये एक सिंपल से मैथमेटिक्स जो आप अच्छे से जानते हैं। मींस ये जो स्टेटमेंट है ये बोलता है कि इस क्लासिफिकेशन में कुछ स्पेसिफिक बेसिस हमने नहीं लिया, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हमने सेलेक्ट नहीं किया जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग माना जाए। ऐसे तो आप कई सारे ट्रायड बना दोगे, ऐसे तो आप इसे भी एक ट्रायड बना सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ये 1 होगा, ये 7 होगा और ये कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पर भी एवरेज हीलियम आ जाएगा। मीन्स ये भी ट्रायड हुआ। मीन्स प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से डॉबरिनर ने एटॉमिक मास के बेसिस पर इस क्लासिफिकेशन को समझाया है वो एक्यूरेट, सही नहीं है। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन थी। नाउ सेकंड लिमिटेशन, दिस क्लासिफिकेशन was not applicable on all elements। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन था बच्चों ये सारे एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल ही नहीं था।
आज आपने कोई रूल बनाया, कोई क्लासिफिकेशन आपने डिफाइन किया और आपका क्लासिफिकेशन अगर सारे एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है, सारे एलिमेंट्स के आप ट्रायड नहीं बना पा रहे हो, तो फिर आपका क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही नहीं है। उसे हम किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं ये आप भी समझ सकते हैं। जिस क्लासिफिकेशन का ये ड्रॉबैक है कि वो क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल द एलिमेंट्स विच वर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। जिस टाइम पर डिस्कवर हुए थे उन एलिमेंट्स पर ही ये क्लासिफिकेशन सभी पर एप्लीकेबल नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, आप इस पर ये लॉ नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये मेटल है और ये कैसे हैं, नॉन मेटल है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंट है। तो ऐसे तो आप कई सारे ट्रायड बना सकते हो, मीन्स सारे ट्रायड पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये इस क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन थी। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें आपने स्टडी किया लेवोइजियर, डॉबरिनर लॉ ऑफ ट्रायड। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप स्टडी करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आज हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी किया, एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चन की बात की, इसलिए लेक्चर जो थोड़ा है वो थोड़ा लेंदी रहा। बट नेक्स्ट क्लास में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव देन मेंडलीव क्लासिफिकेशन हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।